हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ऐसा सीरीज करवाने वाला हूं जिसे पूरा करने के बाद आपको आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं पॉलिटी के, और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल हूबहू इसी ई बुक से रिलेटेड होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसके पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और कब बनाए गए थे? तो 9 दिसंबर को। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग तथा अनुसूची हैं? तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है और टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथा जो आपका क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पिछले 3 सालों से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। कि यहाँ पर टॉपिक क्या है कि हमारे संविधान में कौन से देश से क्या क्या लिया गया। तो इसे आप सभी लोग अच्छे से देख लेना। सबसे पहले है कि ब्रिटेन का जो संविधान है, तो वहाँ से दोस्तों हमने लिया था एकल नागरिकता, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो सिंगल सिटीजनशिप। फिर इसके बाद लिया था द्विसदन, जिसे इंग्लिश में कहते हो बाई कैमरलिज्म। द्विसदन कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 हाउसेस होंगे, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। फिर इसके बाद बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो लिया गया है वो है मौलिक अधिकार। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है और फिर से आएगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। इसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर है उपराष्ट्रपति का पद। हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट होना चाहिए, यह भी लिया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है वो भी लिया गया है। और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों की हटाने की प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें अमेरिका देश के संविधान से कॉपी की गई है। फिर इसके बाद है आयरलैंड। तो दोस्तों, आयरलैंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिया गया है और आपके एग्जाम में आएगा भी, वो है राज्यों के नीति निदेशक तत्व, यानी कि DPSP लिया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, चुनाव करने का जो तरीका है वो भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कनाडा की मैं बात करूं तो केंद्र के द्वारा अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, यह लिया गया है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? सबसे पहले तो लिया गया है कि दोनों सदनों की एक साथ बैठक होगी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक साथ होगी। और लिया गया है कनकरेंट लिस्ट, जिसे हिंदी में समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है जर्मनी। तो दोस्तों, जर्मनी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई है ना, वो है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण हो जाना। जैसे ही आपके देश में इमरजेंसी लागू होगी तो इसी के साथ आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, केवल लाइफ का लिबर्टी छोड़ करके वो सारी चीज़ें खत्म कर दी जाती है। ये आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए रूस का बचा हुआ रह गया है। तो रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो फंडामेंटल ड्यूटीज। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2023 में जब जनवरी में पेपर हुआ था तो वहाँ पर एक शिफ्ट में पूछा भी गया है। इसके अलावा फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है दोस्तों रिपब्लिक। यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी कि डिग्निटी, फ्रेटर्निटी वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो सारी फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द कब जोड़े गए थे? दोस्तों, ये तीनों के तीनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया है 1976 के अमेंडमेंट के तहत। अगर आपको याद है कि 1976 में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का वर्णन किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, सिटीजनशिप, ठीक है, यह किसी भी देश की सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होती है। तो नागरिकता के बारे में जो वर्णन किया गया है वो है हमारा संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। इसके बाद है मौलिक अधिकार, जिसे आप कहते हो फंडामेंटल राइट्स। तो ये किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार है पार्ट 3 में और आर्टिकल है 12 से लेकर 35। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कंटिन्यू ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। तो वो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था और उसे क्यों हटा दिया गया, आइए आगे जानते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले है दोस्तों समानता का अधिकार। दोस्तों ये जो आपका है ना राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में मेंशन किया गया है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। फिर है शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि आपको कोई शोषित नहीं कर सकता, यह है आपका आर्टिकल 23 एंड 24 में। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में आप सभी को पता है कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार होना चाहिए लोगों के बीच में, जिसके बारे में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। इसके बाद है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों ये किया गया है मेंशन आर्टिकल 29 और 30 में। फिर इसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी को मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो इसके लिए वह उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और वो किस आर्टिकल के तहत जा सकता है, तो वो जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा भी कहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पिछले साल एग्जाम में आया था, तो इसे आप लोग याद कर लेना। दोस्तों यहाँ पर आपने 6 टोटल राइट्स देख लें क्या क्या मिला था। इसके अलावा जो दोस्तों एक हमारा राइट हटा दिया गया है ना, वो है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। यानी कि दोस्तों पहले संपत्ति को रखने का अधिकार था, लेकिन भूमि अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसके बाद से राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हटा दिया गया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अभी आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा, देश में काफ़ी चर्चा में चल रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी के नाम से आप लोग जानते हो। तो ये जो समान नागरिक संहिता है ना, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 44 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है आपका 11। फंडामेंटल ड्यूटीज होता किस लिए है? तो ये होता है दोस्तों किसी भी स्टेट के वेलफेयर के लिए। मान लो आप जिस भी राज्य में निवास करते हो, तो उस राज्य से रिलेटेड जो भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाएंगे, इसी डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है, यह किस संशोधन के तहत? तो यह किया गया है दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जो 6 साल से 14 साल उम्र के बच्चे हैं उन सभी के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। और आपने देखा होगा भी कि गांव-गांव में स्कूल खुलने स्टार्ट हो चुके थे उस समय से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? तो दोस्तों इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं वे होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी रिपीटेड है एग्जाम में। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 35 साल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होती है? तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्य हैं और इसके साथ साथ भारत के नागरिक हैं, तब वे राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माने जा सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? दोस्तों यह होता है आर्टिकल 54 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ओथ एंड अफर्मेशन दिलाने का कार्य होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। फिर इसके बाद है प्रेसिडेंट का टेन्योर, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो जब भी प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देते हैं तो वे देंगे किसे? वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर अचानक से सीट को वैकेंट कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो उनकी सीट है उस पर उपराष्ट्रपति पदस्थापित होंगे और वही उनके सारे कार्यभार को संभालेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का खाली पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाए तो उसकी जगह पर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे और ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट का अगले 6 महीने के अंदर फिल कर देना होता है। 6 महीने का ही मैक्सिमम लिमिट होता है। इसके बाद है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार केवल और केवल हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी तक अपने
पूरे कैरियर के दौरान जो तैयारी मैंने की है या फिर आप लोग को करवाता हूं, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए देख लिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ना, इसे बुलाता है राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो यह बुलाया जाता है दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है, आप सभी लोग इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम आप लोग याद कर लेना। इसके साथ ही दोस्तों उनका सेलिब्रेशन कब होता है, जैसे इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे अभी हाल ही में मनाया गया है, वो कब होता है, और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, ये याद के रखना, क्योंकि इन 6 क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का कमांडर कौन होता है? दोस्तों जो भारतीय सेना होती है, इंडियन आर्मी, इसके चीफ होते हैं या फिर कमांडर कह सकते हैं, वो कमांडर होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। इसके बाद बात करते हैं आपातकाल की, यानी कि इमरजेंसी की। तो दोस्तों आपातकाल टोटल 3 तरह के होते हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाएगा। जो प्रेसिडेंट रूल है, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था, तो ये होता है आर्टिकल 356 एंड 365 के तहत। और जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी कि वित्तीय आपातकाल, इसे लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 27, वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाई, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इनकी भी उम्र सीमा राष्ट्रपति के जैसी ही है, 35 ईयर्स की। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर राष्ट्रपति का सीट किसी वजह से वैकेंट हो जाता है तो उनकी जगह पर उनके कार्यभार को संभालने के लिए उपराष्ट्रपति को पदस्थापित किया जाएगा। और दोस्तों अगर किसी वजह से उपराष्ट्रपति भी वहां पर नहीं मौजूद रहते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि उनका भी सीट वैकेंट हो जाता है, तो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे इस पोस्ट को संभालेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाने का काम है राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों अगर वे राज्यसभा के सदस्य हैं तब उनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और अगर वे लोकसभा के सदस्य हैं तब उनकी उम्र मिनिमम 25 साल की होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 नंबर, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोनों क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, इसे भी आप लोग याद कर लेना। दोस्तों राज्यसभा में जो टोटल मेंबर्स हैं इनकी संख्या है 250, और इनके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य होते हैं इनकी संख्या होती है 552, और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 सालों का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? दोस्तों लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे जीवी मावलंकर। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग, इनका काल होता है 6 वर्षों का या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों वोटिंग करने का इंडिया में मिनिमम एज है 18 ईयर्स का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होती है 25 साल की। और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो अगर कोई गवर्नर बनना चाहता है किसी स्टेट का तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स की। सो गाइस इसी के साथ आपका पॉलिटी का टोटल इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का सीरीज समाप्त हो चुका है। अगर आप इसी तरह की पूरे ई बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप सभी लोग इसे परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके परचेज कर लेना। आगे दोस्तों मैं आपको ज्योग्राफी के और हिस्ट्री का कोशिश करूंगा कंप्लीट करवा देने का, और इसी के साथ
करंट अफेयर्स का एग्जाम से पहले एक और सेट लेकर आऊंगा जिसमें लगभग 50 से लेकर के 80 क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा, ताकि आपको अलग अलग वीडियोज देखने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही वीडियो में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाए। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें।